लास्ट टाइम हमने डिडक्शन, एग्जम्पशन, रिबेट और रिलीफ उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन किया था। अभी हम डिडक्शन के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे और डोनेशन के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। आज डिडक्शन और डोनेशन और उसके साथ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन से वो सब हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो क्या है कि आपका मतलब आप कुछ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सको इकट्ठा करके, क्योंकि ये कनेक्टिंग टॉपिक था, आप सबको पता है। सो अभी जो लोग पुराने स्कीम में है वो लोग तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या क्या बेनिफिट उनको मिलते हैं और उसका मतलब एक तरह से हम बात करें ना तो नॉर्मल टैक्स प्लानिंग की बात कर सकते हैं कि आदमी का नॉर्मल टैक्स प्लानिंग क्या होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स प्लानिंग की बात करो तो आज का गुजरात समाचार का फर्स्ट नंबर का पेज देख लो। देखा है आज का गुजरात समाचार का फर्स्ट नंबर का पेज? एक मिनट, अगर मेरे पास है तो मैं आपको बता दूं। नहीं आया है। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग ने पनामा पेपर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे आज नाम निकला है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर है। क्या सही है क्या गलत है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके वाइफ अंजलि है, जैकी श्रॉफ है, मुकेश अंबानी है या अनिल अंबानी है, वो सबका नाम निकला हुआ है। ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग है। वो तो मतलब इतना प्रॉपर प्लान है कि हमारा सोच भी वहां तक नहीं जाता। क्लियर है? और शुरुआत ऐसे नॉर्मल टैक्स प्लानिंग से होती है और अंत मतलब उसका कोई लिमिटलेस है। आदमी कितना इनकम जनरेट करता है वो हिसाब से उनकी पहचान हो जाती है और पहचान के बेस के ऊपर उनका इंटेंशन अगर ऐसा है कि मैं ये सेव कर दूं तो वो ऐसे सब वर्किंग करेगा। ठीक है। सो नॉर्मल टैक्स प्लानिंग की बात करें तो एक इंडिविजुअल को क्या एक और वो फर्म कैसे क्रिएट कर सकता है वो तो मैंने आपको बताया, फर्म कैसे क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर टर्नओवर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो 20 लाख से ऊपर आ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है तो 40 लाख से ऊपर आ गया। तो अभी फर्स्ट जो सबको मिलता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सबको मिलती है। ठीक है। सेकंड, इनका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। और 5 लाख से कम है तो 12 अप टू
1500 का रिबेट रिलीफ मिलेगा। ठीक है। थर्ड, ओल्ड स्कीम चूज करता है तो 1,50,000 का इसी का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, 80C में अभी क्या आता है, तो अभी हम लंबा चौड़ा लिस्ट क्रिएट करते हैं। मान लो शुरुआत में आता है LIC, फंड, ये सब लॉक इन पीरियड वाले हैं। 3 साल का लॉक इन पीरियड हो, 5 साल का लॉक इन पीरियड हो। नेशनल पेंशन स्कीम, SC, चाइल्ड ट्यूशन फी, कन्या वृद्धि पॉलिसी, और यहाँ पे अभी पेंशन आ गया, ये आ गया, शेयर्स LIC आ गया। ये नॉर्मल इतना भी है, लिस्ट बहुत है लेकिन मेरे माइंड में इतना है। क्लियर है ये सब। और हाँ, और एक और, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, क्या हाउसिंग लोन का, तो ये सबका टोटल इकट्ठा करके 1.5 लाख आपको मिलेंगे। अगर आपका सोच ऐसा है कि यहाँ मैं 1.5 लाख, यहाँ मेरा 1.5 लाख, 1.5 लाख, और मान लो कुल मिला के 10 लाख, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 लाख। सो आपको ऐसा सोचे कि यहाँ 1.5 लाख, यहाँ 1.5 लाख, यहाँ 1.5 लाख, तो कर सकते हो, लेकिन आप अपनी फर्म में, अपने वाइफ की फर्म में, पता चला ऐसे सब करोगे तो सबको ऐसा बेनिफिट मिलेगा, और एक में सब डाल दोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? कितना? 150। ओके, नेक्स्ट मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में मतलब नॉन सीनियर सिटीजन, मिस्टर तुषार की बात करें, ओके, मिस्टर तुषार, मिसिस तुषार एंड उनका लड़की, मैक्सिमम कितना, कितना 25। मान लो मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरा लिमिट कितना हो जाएगा? ठीक है, मैं हूं और मेरे पापा सीनियर सिटीजन है और मैं उनका प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो मेरा लिमिट क्या हो जाएगा? 75। मैं अकेला हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और मैं कितना भी पेमेंट करूं, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना डिडक्शन मिलेगा? ठीक है, मेरे पापा मेरे पास रहते हैं या कहीं और रहते हैं, लेकिन मैं उनका प्रीमियम पे करता हूं, तो पापा का लिमिट कितना होगा? 50, और मेरा लिमिट कितना होगा? 25। कितना मिलेगा? 75। मैं सीनियर सिटीजन, मेरे पापा सुपर सीनियर सिटीजन, दोनों अभी जिंदा है, तो कितना मिलेगा? मेरा 50 और पापा का 50। क्लियर है? मतलब छोटा फैमिली है, नॉन सीनियर सिटीजन है, 25। छोटे फैमिली के साथ पापा रहते हैं या कहीं और रहते हैं, लेकिन पापा का प्रीमियम बच्चा पे करता है, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा?
बोले ना 75 प्रीमियम पे किया है पापा का, लेकिन मिलेगा कितना, और आपका मिलेगा कितना। मैंने मान लो मेरा 50 पिया है, लेकिन मुझे कितना मिलेगा, 25। क्लियर है। तो अगर आप खुद, मेरा तीनों का है तो 25, मेरे मम्मी या पापा का मिला के 75, लेकिन मेरा 75 में भी मेरा लिमिट तो 25 और मम्मी पापा का 50। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा का मैंने 30 पे किया और मेरा 50 तो हो गया, ऐसा नहीं। मेरा 50 है, मम्मी पापा का 30 है, तो मम्मी का 30 मिलेगा, मुझे 25 मिलेगा, 55 हो जाएगा। क्लियर है। ओके। सो ये मेडिक्लेम का डिडक्शन है। और बात करें डोनेशन की, तो आप कोई पण स्पिरिचुअल में डोनेशन करो। स्पिरिचुअल मतलब पता है आपको, आप जो मतलब फॉलो करते हो, वो वहां पे आप डोनेशन करो, तो वो डोनेशन का 50% और ग्रॉस टोटल इनकम का 10%, विच एवर इज लोअर। बट कंडीशन क्या है, डोनेशन चेक से किया हुआ होना चाहिए, एनईएफटी से किया हुआ होना चाहिए, ऑनलाइन किया हुआ होना चाहिए। अगर कैश से किया है तो कितना मिलेगा, कैश से आपने 50,000 दिया है तो कितना मिलेगा। क्लियर है। सो स्पिरिचुअल में आप देते हो, मान लो मैं मतलब अंबाजी टेम्पल गया, ठीक है, और मैंने 1 लाख रुपया डोनेशन किया, तो 50%, 1 लाख का 50% कितना, 50,000। और मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है 7 लैक्स, कितनी है, फॉर एग्जाम्पल। तो 7 लैक्स का 10% कितना हुआ, 70,000। और 1 लाख का 50% कितना हुआ, 50,000। तो 50,000 और 70,000 दोनों में से कम कितना, 50,000। मान लो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 4.5 लाख है, तो 45,000 और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो कितना मिलेगा, 45। बट उनमें भी मैंने चेक दिया है, तो उनमें भी मैंने कैश दिया है, तो मेरा कितना हो जाएगा लिमिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो डोनेशन कैश से दिया गया है, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा नहीं 2-2 हजार करके सब बार 2-2 हजार मिलेंगे, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका मैक्सिमम लिमिट कैश वाला कहीं भी किसी को भी दिया है तो उसका 2 हजार ही मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है। ओके। ये जो था वो स्पिरिचुअल में 50% मिलता है। अभी आप पॉलिटिकल में डोनेशन दो, तो आपको 100% मिलेगा। इसलिए गौतम अदानी जी और मुकेश अंबानी जी और बड़े बड़े लोग जो पॉलिटिक्स में है, वो पॉलिटिकल में डोनेशन देते हैं, उनको 100% बाद में, क्योंकि पॉलिटिक्स में डोनेशन देने से देश का डेवलपमेंट होगा, और देश का डेवलपमेंट के लिए आप जो पैसा देते हो वो क्लियर है। अभी आगे अगर किडनी इंस्टीट्यूट है, नडियाद में है, ठीक है, वहां पे आप डोनेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 150%। लेकिन वहां पे मतलब कभी भी आप डोनेशन नहीं कर सकते, उनका जब रिक्वायरमेंट होता है तब आप डोनेशन करते हो, तब आपको 150% मिलता है। तो 1 लाख डोनेशन किया तो 1.5 लाख बाद मिल जाएगा। पता चला कि नहीं। तो ज्यादातर लोग, बड़े बड़े लोग किडनी इंस्टीट्यूट में डोनेशन करते हैं, पॉलिटिक्स में डोनेशन करते हैं, स्पिरिचुअल में डोनेशन करते हैं। कोई मतलब अपने इनकम का 10% डोनेट करता है, कोई अपने इनकम का 20% डोनेट करता है। सब रिलीजियस में डिफरेंट डिफरेंट रहता है।
लेकिन जो आप करते हो और वो चेक से है तो उसका पूरे फाइनेंशियल ईयर का, हाँ, उनको उनके पास 80G का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12A का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके पास? उनके पास। अगर उनके पास सिर्फ ट्रस्ट है, 80G नहीं है, 12A नहीं है, तो फिर वो आपको पैसा बाद नहीं मिलेगा, वो आपको पैसा बाद नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा ये प्लान कितना हुआ? 2.5 लाख का ये प्लान, 2.5 लाख का ये, तो कुल मिला के 5 लाख, ये 1.5 लाख, तो कितना हुआ? 6.5। मान लो मैं अकेला हूं तो 25, तो 6.75, मेरे पिताजी मेरे साथ है 50, तो 7.25, 7,25,000। मैंने 1 लाख डोनेशन किया, 50,000 मेरे को ये मिल जाएगा। 7.25 और 50 कितना हुआ? 775,000। ठीक है। अगर पॉलिटिक्स में तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, किडनी इंस्टीट्यूट में भी मुझे पता नहीं चलता है, मैं नहीं देता हूँ। फिर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, लोन जिनका वैल्यू मतलब वो घर का वैल्यू 30 लाख से कम होना चाहिए, तो मतलब 30 लाख से कम है तो उसे मिडिल क्लास कहते हैं। अभी आप बोल रहे हो 2 करोड़ का घर ले लिया तो वो मिडिल क्लास नहीं है। क्लियर है? तो हाउसिंग लोन में मैक्सिमम लिमिट 30 लाख, और 30 लाख का जो आपने लोन लिया है, घर का कीमत जो भी हो, लोन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 30 लाख। और 30 लाख का लोन लिया है और उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको बाद मिलेगा 2 लाख, तो 775 और 2 लाख कितना हो गया? 975, और थोड़ा बहुत 25,000 एडजस्ट करके आप 10 लाख तक नॉर्मल टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, नॉर्मली। ठीक है। फिर आपका डोनेशन कैसे यूज हो रहा है वो आपके ऊपर है, आपने हाउसिंग लोन कैसे लिया है। तो आपको प्लान करना है कि मैं हाउसिंग लोन लूं तो मैं अभी मिसिस के नाम से लूं कि मेरे नाम से लूं। ठीक है। और फिर आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, अभी सब्सिडी मिलती है सबको। ठीक है। तो वो सब्सिडी भी अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 या 235 या 260 ऐसा मिलता है, तो उससे आपका ईएमआई कम हो जाएगा। पता चल रहा है? नहीं चल रहा है? क्लियर है? तो इनकम टैक्स में एक्ट नहीं पढ़ना है, थोड़ा प्लान करना है, थोड़ा एक्शन लेना है। प्लान करने से, एक्शन लेने से अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, या किसी का कर सकते हो, क्योंकि ये सब जब आप मतलब ये आपका मतलब जब रूटीन में आ जाए, मतलब मैंने इनका किया, इनका किया, माउथ पब्लिसिटी हो जाएगा। जब माउथ पब्लिसिटी होगा तो मतलब वर्क क्वांटम में आएगा। ठीक है। और अगर आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं और आपको बढ़िया तरीके से चलाना है, तो उसका एक ही लॉ है कि जितना पैसा देते हो उससे ज्यादा, जितना हो सके ज्यादा, जितना हो सके ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन, वो एंगल से। अभी मैं बात करूं मेरी, तो मेरा ये फीस है, तो मैं मतलब मुझे भी आगे बढ़ना है तो अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, आपको जॉब का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आपको रिटर्न का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप कुछ मुझे गलत पूछोगे तो मैं थोड़ा आपको मतलब बात आपकी कट कर दूंगा। ठीक है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
क्योंकि क्या है कि गलत कहीं ना कहीं परेशान करता है। अभी परेशान नहीं करेगा तो बाद में परेशान करेगा, और फिर वो जब एक्यूमुलेट होता है तो सब पूरा जीरो हो जाता है। तो कोई मुझे ऐसा मतलब कुछ, हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको 200 करोड़ का काम मिला। कितना? लेकिन बोल रहे थे थोड़ा एक गलत करना पड़ेगा, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अभी तो आपको अच्छा लगेगा 200 करोड़, लेकिन कभी ऊपर से नोटिस आएगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बैठ जाना पड़ेगा। और इमेज एक ऐसी चीज है, वो 200 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर आप इमेज में मतलब बिलीव करते हो तो, नहीं करते तो फिर आपको गलत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? ओके, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब हर एक का सोच डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि उनका जो हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, घर का एनवायरनमेंट है, उनके पापा का थिंकिंग, उनके वाइफ का थिंकिंग, उनके हस्बैंड का थिंकिंग, सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। लेकिन मेरा तो ऐसा सोच है कि मिल रहा है लीगली बढ़िया, तो खाली इलीगल काम करके उससे बढ़िया लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मान लो आपको 2-3 लाख मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और इलीगल काम करने से 2-3 करोड़ मिल रहा है, तो 2-3 लाख में आप सेटिस्फाइड हो और रहना चाहिए। लेकिन 20 ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है पैसे का। ठीक है, 2-3 करोड़, फिर 20-30 करोड़, 40-50 करोड़, 100-200 करोड़, 300-400 करोड़, 500 करोड़, पर कोई लिमिट नहीं। क्लियर है? सो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया था मैंने आपको। अभी इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिए, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं सरचार्ज एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से का कम्युनिकेशन करके चैप्टर को क्लोज करता हूं। और फिर कल का सेशन रहेगा कि जिनके पास पैन कार्ड है, किसके पास पैन कार्ड है इनमें से, और जिन्होंने इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया, वो कितने हैं इनमें से? यूजर आईडी पासवर्ड नहीं किया बहुत सारे, मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो उसका हम यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे वो दिखाएंगे। यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने से ऐसा नहीं है कि रिटर्न फाइल ही करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपके क्लाइंट आपके पास आएंगे तो पहला काम होगा आपका कि पैन कार्ड निकालो, निकाला हुआ है तो रिटर्न फाइल करो। तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर वो आपको ही नहीं आता है तो फिर आप कैसे काम कर पाओ? क्लियर है? कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो कोई है नहीं। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने, क्या नाम तुम्हारा? रिद्धि। रिद्धि का रजिस्ट्रेशन किया तो रिद्धि को कुछ रिटर्न नहीं फाइल करना है, लेकिन रिद्धि को ये तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। क्योंकि पढ़ने में क्या है कि हमारा सोच ही ऐसा है कि लिखाओ, फिर एग्जाम लो, फिर सर्टिफिकेट दो। वो थोड़ा चेंज करना है, पता चला नहीं लिखाना है, नहीं एग्जाम देनी, कॉन्फिडेंस दिलाना है। और ऐसे काम आप लाओ बाजार में से, आप करो मेरे अंडर में, और आपको नहीं हो रहा है तो आपका काम हम करेंगे। बात खत्म। आप इसके लिए तो आए हो, और किसी के लिए आए? अकबर बिरबल का तो स्टोरी सुनने के लिए तो नहीं आए। ठीक है, ओके। तो काम की बात है तो ये बात खत्म हो गई। डिडक्शन, मेडिक्लेम और डोनेशन। मैक्सिमम टैक्स प्लानिंग का, एक आदमी का मैक्सिमम टैक्स प्लानिंग प्राइमरी लेवल पे, प्रिलिमिनरी लेवल पे आप
10 लाख तक का कर सकते। प्रॉपरली आपने हाउसिंग लिया है, प्रॉपरली आपने डोनेशन किया है, प्रॉपरली मतलब वो सब आपके कंट्रोल में। डोनेशन करना आपके कंट्रोल में, मेडिक्लेम लेना आपके कंट्रोल में, हाउसिंग लोन लेना आपके कंट्रोल में, और इन्वेस्टमेंट करना आपके कंट्रोल में। तो आपके कंट्रोल में है तो आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि मैं कहाँ, कब, किसका, क्यों, कैसे लूं। अभी मान लो मैंने देख लिया मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है, तो अभी मुझे कुछ लेना है तो मैं मिसेस के नाम से, मिसेस का लिमिट क्रॉस हो गया है तो मुझे कुछ करना है तो मैं एचयूएफ के नाम से करूं। ऐसा तो नहीं कि बाजू वाले, ऐसा तो नहीं हो सकता। चला सो मैं मेरे क्राइटेरिया के अंदर सब वर्किंग करूंगा। तो शुरुआत की थी हमने इनकम टैक्स का स्लैब से, और इनकम टैक्स का स्लैब के बाद हमने डिडक्शन, एग्जाम्पशन, रिबेट, रिलीफ वगैरह देखा, और लास्ट ये सरचार्ज का बात करके उसका फिनिश करेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। पैन कार्ड सिर्फ लेके आना है सबको, उनमें से किसी एक का। फिजिकल नहीं लाओगे तो चलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप चाहिए। उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पता चल गया, आपको चलन आ गया, आप पैन कार्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, ये सब आप किसी को बताओ, उससे आप पैसा जनरेट करो। क्लियर है बात एकदम? ठीक है। शुरुआत में बड़े बड़े लोगों को मिलने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं जीआईडीसी में चला जाऊं, बड़ा काम ले लूं। छोटे छोटे लोगों को मिलना है। बड़े बड़े लोगों के पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपको ऐसा सवाल करेंगे कि आपको मोटिवेशन की जगह पे आपको डीमोटिवेशन हो जाए। ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा नहीं कि मैं जीआईडीसी कवर कर लूं, मैं ये कवर कर लूं। शुरुआत में अड़ोस पड़ोस, फ्रेंड्स, रिलेटिव, उनको कवर करो, फिर उनके रेफरेंस को कवर करो, फिर जीआईडीसी की बात करो। क्लियर है? शुरुआत में ही आप बोल दोगे कि मैं जीआईडीसी कवर कर दूंगा, मैं ये कवर कर दूंगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको मोटिवेशन की जगह पे डीमोटिवेशन मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इनकम टैक्स का काम नहीं करना। क्लियर है? तो वैसे भी सभी की शुरुआत ग्राउंड लेवल से होती है, तो आपको भी शुरुआत ग्राउंड लेवल से ही करना है, सीधा बड़ा तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, अभी हम बात करते हैं सरचार्ज एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से की हम बात करते हैं। जब हमारा इनकम मतलब 5 लाख से बढ़ता है, क्योंकि 5 लाख तक तो वो रिबेट रिलीफ आ जाता है तो 0 हो जाता है। तो अभी जब हमारा इनकम मान लो मेरा इनकम आया 6 लाख, तो 5 से ऊपर है, 0 to 250, नील 250 25, 12,500। अभी तो उससे ऊपर है तो रिबेट रिलीफ नहीं मिलेगा। 5 to 6, ये 2.5 लाख का 5% है। ठीक है, ओल्ड और न्यू में कॉमन है।
ठीक है, और यहाँ पे 6 लाख है तो मान लो हम ओल्ड में जाते हैं, ओल्ड में 20% है, आपको पता है, ठीक है, और न्यू में कितने परसेंट है, 5 और 10 10%, ठीक है, मान लो हम ओल्ड में जाते हैं, चलो न्यू में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है ऐसा सोच के, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000, तो कुल मेरा टैक्स अभी 4% लगेगा, उसका जो भी 4% होगा। क्लियर है? वो किसके ऊपर लगता है, 5 लाख से, 5 लाख से नीचे तो वो टैक्स ही नहीं कैलकुलेट करने देगा क्योंकि रिबेट रिलीफ उसको पूरा ओमिट कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर આમાં 4% ઇન્કમ ટેક્સ પર ઇન્કમ પર લાગશે आज जवाब आयो ने 10 12 ने 10 22,500 22,500 ના 4%। ક્લિયર? એટલે હવે આપણું કેલ્ક્યુલેશન ખરેખર નેટ કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે થશે કે કોઈ પણ એક પર્સન હોય, પહેલા એની સેલેરીની ઇન્કમ ગણાય, એની પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ ગણાય, પ્રોફિટ એન્ડ ગેઇન બિઝનેસ પ્રોફેશન એની બિઝનેસની ઇન્કમ દેશી ભાષામાં લખો, એની સેલેરી, હાઉસ પ્રોપર્ટી, પીજીબીપી, પછી ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સની ઇન્કમ ગણાય। એટલે આ વ્યક્તિની આ બધી ઇન્કમો ગણાય એટલે પહેલા સોર્સ ઓફ ઇન્કમ નું ટોટલ કરવાનું, પછી સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ના ટોટલ કર્યા પછી એમાંથી તમારે ડિડક્શન પેલા એટીસી લેસ થાય, એલિક્લેમ એટીડી લેસ થાય, પછી ડોનેશન એટીજી લેસ થાય, બરાબર। અને હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં પણ હાઉસ પ્રોપર્ટીને ઓપન કરીશું એમાં લોન નું ઇન્ટરેસ્ટ લેસ થશે પ્રોપર્ટીની અંદર, આપણે અહીંયા બતાવી દઈએ, બાકી સેક્શન 24 માં આવે લેસ થતા અહીંયા તમારું રકમ કેલ્ક્યુલેટ, આ લેસ કર્યા પછી 5 લાખની નીચે હોય તો પેલો સરચાર્જ નો આવવાનો કોઈ સંભાવના નહીં, અને 5 લાખની ઉપર હોય તો એ જે જવાબ આવે એમાં પાછું 4% લાગી જાય, અને પ્લસ તમારો ઇન્કમ ટેક્સ 10,000 થી વધારે હોય અને તમે એડવાન્સ ટેક્સ પે ના કર્યું હોય તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ ઓટોમેટિક કેલ્ક્યુલેટ થઈ જાય। કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? ઓકે, મેં તમને મારું ઇન્ટરેસ્ટ બતાવેલું કે નતું બતાવ્યું? કઈ નહીં, નથી બતાવ્યું તો 1 મિનિટમાં બતાવી દઉં છું કે મારું જે રિટર્ન ભરેલું છે એનું ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતે ગણેલું છે। જુઓ, અત્યાર સુધી જેટલું ભણાયું છે બધાની કોમન ફાઇલ આજે હમણાં જ મોકલી દઉં તમારી, એ લોકો મોડ આયા છે એમને રિપીટ પણ થઈ જાય। કાલે વોટ્સઅપ બંધ થયેલું તમને દુઃખ થયેલું બધાને? એકદમ 9 વાગ્યાનું બંધ થયું હોય તો કોઈને પાછું દુઃખ એકદમ થઈ ગયું હોય કે હું શું કરું, કે કોઈને ડાયરેક્ટ પેલા ઝુકરબર્ગ સાથે સંબંધ છે તો એનું બંધ ના થયું હોય કદાચ કે ભાઈ મારે તો ડાયરેક્ટ જ રિલેશન છે એટલે મારું બંધ નહીં કરે। જો અહીંયા આગળ
વ્યૂ એ ફાઇલ. અહીં તમે જોશો જો એ 816 છે, એમાં ડિડક્શન એટલે આટલું, આના પર આ ટેક્સ. ખરેખર મારે ટેક્સ આટલો ભરવાનો, પણ પ્લસ મારે બીજો કેટલો ભરવાનો? આ કેમ ભરવાનો આવ્યો? કારણ કે મેં એડવાન્સ ટેક્સ નો ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલમેન્ટ કર્યો નથી. એડવાન્સ ટેક્સ મેં ટાઈમ ટુ ટાઈમ ભર્યો હતો, આ ભરવાનું આવત મને કહો તો. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય? એટલે એકાઉન્ટ જોતા થોડી તમને ખબર પડવી જોઈએ. એકાઉન્ટ જોતા હું છે એવું ના થવું, અને ના ખબર પડે ને એટલે આપણે આમ કેમ કોઈને આમ જ આપણે બધા આમ જ જોયા કરીએ. ખબર તો પડતી હોય ને, અને જેટલી વધારે ખબર ના પડે એટલો આપણે ખાલી ડીપ સ્ટડી કરવો પડે કે હા યસ એટલે આપણને ઓર ખબર, સામેવાળાને ઓર ખબર પડી કે આ કોઈ ગબલું લાગે છે. કારણ કે હવે ડોક્ટરને એક્સરે જોતા સમય લાગે મને કહો તો, અને ડોક્ટર જો 20 મિનિટ સુધી એક્સરે જોયા કરે તો આપણને બીક લાગે કે ના લાગે? કોઈ ડોક્ટર 20 મિનિટ સુધી એક્સરે જોયા કરે આમને આમ તો કેવું લાગે આપણને? 100% બીક લાગે કે આ યાર ડોક્ટર છે કે કોણ છે, એવું આપણા મનમાં થઈ જાય. એવી રીતે તમને કોઈ એક કન્સલ્ટન્ટ તરીકે માન્યા હોય અને તમે એનું રિટર્ન આમ 10-20 મિનિટ સુધી જોયા કરો, પેલા એવું લાગે પહેલી વાર જોયું છે કે હું. અને એવી તો કોઈ મોટી રકમ ના હોય કે જેમાં હોય 2-5 લાખ રૂપિયા, એમાં પેલો 20 મિનિટ સુધી જોયા કરો તો કેવું લાગે? ઓકે, સો આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. આવતીકાલે લાઈવ ક્લાયન્ટ રજિસ્ટ્રેશન છે. તમારામાંથી જ કોઈ એક વ્યક્તિનું આપણે ઇન્કમ ટેક્સ નું રજિસ્ટ્રેશન કરીશું અને એનો યુઝર આઈડી પાસવર્ડ જનરેટ કરીશું. જનરેટ કર્યા પછી એનો બેકલોગ જોઈશું કે ભૂતકાળમાં કોઈ ટીડીએસ કપાયેલો છે કે નહીં. કપાયેલો હશે તો આપણે એનો ટીડીએસ બી રિફંડ અપાય. કારણ કે વચમાં જેવી રીતે એક છોકરીએ એના છોકરીના પપ્પાએ છોકરીના નામની બધી બહુ એફડી કરી છે, છોકરીને ખબર નહીં, અને અહીંયા આગળ જોયું તો લગભગ ઘણો બધો ટીડીએસ હતો. હવે એ છોકરીએ તો બીજે લગ્ન કરી નાખેલા ઇન્ટરકાસ્ટમાં. ખબર પડી તો કે સર આ બધું, મેં કીધું ભાઈ આ હવે તારા નામે લાગે છે, તું નસીબદાર છે. મેં કીધું આઈડિયા તો પછી બધો ટીડીએસ એને રિફંડ મળી ગયો. ક્લિયર થાય છે? એટલે આ બધી વસ્તુ કેવું છે, આપણને ખબર ના હોય આપણા નામે શું હોય, અને કદાચ ટીડીએસ માં બધું બતાવે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણા નામે શું છે. તો એ તમે એના હકદાર છો, કારણ કે પાન કાર્ડ તમારું જ હોય. લગ્ન થયા પછી પાન કાર્ડ તો બદલાતું હોય એવું તો હોતું છે જ નહીં. ખાલી પપ્પાના નામની જગ્યાએ હસબન્ડનું નામ જ થાય છે. પાન કાર્ડનો નંબર તો ચેન્જ થતો જ નથી. ઓકે, તો એ બધું આપણે આવતીકાલે કરીશું. આજે આપણે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાય. હા સર. હા બોલો. હવે મારે એવું પૂછવું હતું કે આપણે ઇન્કમ ટેક્સ ભરીએ છીએ કન્ટિન્યુઅસ, પછી વચ્ચે 1 વર્ષ માટે કઈ પ્રોબ્લેમ થી જોબ છૂટી જાય અને ઇન્કમ ટેક્સ ના ભરીએ તો એમાં કોઈ પેનલ્ટી કે એવું લાગે ખરું? એમાં પેનલ્ટી નો ક્લોઝ છે 10,000 રૂપિયા, ના 5,000 રૂપિયા, પણ લાગતી નહીં, ક્લોઝ છે ખાલી. પણ લો બતાવો ને, તમે ડિક્લેર કરવાનું ઇન્કમ 0 છે તો લખી દો 0, પણ ભરો એવું. કોઈ ઇન્ટેન્સ થી ના ભર્યું હોય તો લાગે? હે? કોઈ ઇન્ટેન્સ થી ના ભર્યું હોય ઇન્કમ ટેક્સ? ઇન્ટેન્સ થી તમે ના ભર્યું હોય, તમારા પાન કાર્ડ પર તો એટલું બોલતું હોય તો 1,001 એપ્લિકેશન આવું નોટિસ આવતી હોય. ડિડક્શન જે કરાવડાવીએ તો પર્ટિક્યુલર મેડિક્લેમ છે તો પોલિસી છે તો પોલિસી નંબર કંઈક જોઈએ ને, એટલે ત્યાં આગળ એ લોકોને શું બતાવવું? ખાલી લખી જ દેવાનું, એ માઇનસ પોઈન્ટ છે. એ લોકો કોઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કશું એટલે હજુ એટલું અપડેટ નહીં થયું. આપણે પ્રામાણિકતાથી ભરવાનું. હા, એટલે કારુટીની ઇન્ક્વાયરી બેસે તો તમારું નામ ખરાબ ના થાય. બરાબર ને? એટલે ક્લાયન્ટ પાસે આપણે પ્રૂફ માંગવાનું. આપણે ભરતી વખતે કશું ચિંતા નહીં. બરાબર ને?
અને સર કાલે તમે સેલરી રિલેટેડ ના જે ડોક્યુમેન્ટ હતા ને એ બતાવ્યું હતું બિઝનેસ ના બાકી હતા તો એ કાલે બતાવી કાલે હા મને યાદ કરાવજો બેન કાલે હા રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે